आज इतना टाइम निकाल करके आप हमारे पास आ रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप अपना खुद का दे दीजिए तो। बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मैं डॉक्टर मंजरी बख्शी, मैं पूर्व प्राचार्य सन ज्ञानेश्वर विद्यालय, PhD इन मैनेजमेंट, MBA HR, और स्त्री शक्ति संस्थान की मैं सेक्रेटरी हूँ। मेरा अभी एक नया बुक लॉन्च हुआ है, अवेकन द प्रिंसिपल विद इन यू, जिसका ये ट्रेलर दिखाएंगे लगभग आपको। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में मैं कार्यरत हूँ, और NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। आगे और बताते जाऊँगी। जी, आप टीवी में भी आ चुके हैं, ज़्यादा मुझे ध्यान है। हाँ, मैं वीर स्मार्ट श्रीमती, यह 2007 में टीवी शो हुआ था, अनु कपूर उसके होस्ट थे। उसमें मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, उसमें जीत चुके हैं। मिसेस भाग्य लक्ष्मी एक दूरदर्शन भोपाल पे आता था, उसमें मैं जीत चुकी हूँ। और अंताक्षरी और बहुत सारी चीज़ें जो लोकल लेवल पे भी हुई है, वो भी हम लोग जीत चुके हैं। व्हाट नेक्स्ट कुछ है? नेक्स्ट मुझे बुक्स ही लिखना है, क्योंकि जो हमारे मेंटोर बताते हैं कि आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ये बुक में जो लिख रही हूँ या जो भी है ये तो सबको पता होगा। ठीक है, सबको पता है, 10 लोगों को तो नहीं शायद पता हो, तो वो पढ़ेंगे आपका बुक। और न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ग्रोथ के साथ कंट्रीब्यूशन रखना, क्योंकि यूनिवर्स इतना अबंडेंस से भरा हुआ है कि हर एक को जितना चाहे मांग लो, आपको मिलते जाएगा। बहुत अच्छा। न्यूरो के बारे में, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम जो आपका है, उसके बारे में कुछ छोटा बताइए तो बच्चों को। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, न्यूरो का मतलब है ब्रेन, लिंग्विस्टिक का मतलब है भाषा। अच्छा। ब्रेन की भाषा, ब्रेन कैसे सोचता है। क्योंकि अगर मुझे छिपकली से डर लगता है, मान लो अगर एग्जाम्पल, तो मुझे छिपकली दिखती है, टीवी पे दिखती है, पिक्चर में दिखती है या रियल में दिखती है, हमेशा मेरे एक्सप्रेशंस या मेरे माइंड के थॉट वैसे ही रहेंगे डर के। मतलब वो पिक्चर के साथ मेरा ब्रेन का पाथ बन गया है डरना। ठीक है, लेकिन क्या इतनी छोटी सी बात के कारण डरना और उसके कारण जो स्ट्रेस तैयार होता है, जिस कारण मेरी बॉडी खराब होती है, जरूरी है क्या? तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में एक्सरसाइज होते हैं कि वो पाथ को क्लियर करते हैं कि नहीं, अगर छिपकली दिखती है तो अब डरना नहीं है, अब उसको किसी और वे में सोचना है। So we delete and distort the neural pathway. Basically rewire the brain, yes. Rewire the brain या repair the brain बोलो, ऐसा सब करते हैं हम। आप कितने सालों से, ओवर 2 डेकेड्स आप टीचिंग की लाइन पर हैं? हाँ, 2000 से। तो बोलते हैं, एक सेइंग है कि चेंज इज ओनली कांस्टेंट। तो आपने क्या क्या चेंज देखा होगा? कुछ चेंजेस तो हमने अपने लाइफ में देखी है, आपका तो ऑलमोस्ट हम लोग की जितनी एज है उतनी आपका एक्सपीरियंस है। तो क्या चेंजेस आप देखते हैं, और उसमें कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है? यस, चेंजेस ये है कि जैसे हम सोचते हैं कि सिलेबस या नई चीज़ें जल्दी जल्दी बच्चों को मिलनी चाहिए, वो आज बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे कोर्सेस नए नए आ रहे हैं, पर सिलेबस उसका कांस्टेंट बना हुआ है। ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में हर, जैसे मोबाइल चेंजेस एक महीने में चेंज हो रहा है, लोग अपडेट भी हो रहे हैं, तो कोर्सेज से क्यों अपडेट नहीं होते हैं? मान लो अगर मैंने वहाँ पे MBA मैंने HR किया, मान लो 2010 में, तो मैं MBA आज तक कहला रही हूँ, लेकिन आज तो पूरा 360 डिग्री टर्न है MBA का कोर्स। तो मुझे अपडेट करोगे तब मेरी डिग्री फिर उसको अपडेट करेगी। तो मेरा ये कहना है कि अगर जो पुराने जितने भी सीखे पढ़े लोग हैं, उनके कोर्सेज में अगर बहुत सारे चेंजेस हैं, तो उनको फिर से अपडेट करिए, और तब जाके उसकी डिग्री को और दोबारा एग्जाम नहीं देना है, पर कुछ एक थोड़ा सा आपको अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है। चेंजेस की बात हुई है तो मैं बोलूँगा कि कुछ रिलेशन, टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशन में भी बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। ये जरूरी है या फिर आपको लगता है कि लोग जबरदस्ती कूल बन रहे हैं? चेंजेस टीचर और स्टूडेंट्स में
सबकी इसमें अलग अलग बातें बताई जाएगी, है ना। हम कैसे इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बच्चे अलग हैं, सबके साथ एक ही जैसा रिलेशन हम मेंटेन नहीं कर सकते हैं, है ना। हाथी है, घोड़ा है, कैट है, मंकी है, टाइगर है, डायनासोर है, खरगोश है, गिलहरी है, छिपकली भी है। तो ऐसे सारे ये बच्चे हमारे हैं। तो क्या मैं बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे हमारे बहुत स्मार्ट है। मैं सिर्फ इनकी इंटरनल जो कोई डरा हुआ, जैसे अगर गिलहरी तो डरी हुई रहती है, हाथी बहुत स्ट्रांग रहता है, टाइगर एकदम ओपन रहता है, तो ये माइंडसेट की बात कर रही हूँ। तो अगर ऐसे बच्चे अलग अलग माइंडसेट के बैठे हैं और टीचर एक ही तरह के पढ़ा रही हूँ, तो बहुत मुश्किल है। हाँ नहीं, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कि ये जो कूल कल्चर चल रहा है, टीचर और पेरेंट स्टूडेंट के बीच में गैप कम होता जा रहा है। स्टूडेंट और टीचर्स को उतना, हम लोग तो डरते थे टीचर आए तो अब वो नहीं हो रहा है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये बिल्कुल बता सकती हूँ, 80% हमारे यहाँ के जितने भी पेरेंट्स हैं भारतीय समाज में रहने वाले, 20% तो बहुत इज्जत करते हैं, जो टीचर ने कहा बहुत सही कहा ऐसा बोलते हैं। और बहुत सारे जो वर्किंग पेरेंट्स हैं या जो भी है, टीचर्स की कहा को जो है बोलते हैं कि हमारे टीचर्स ने गलत कहा, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। मतलब अगर ए और बी हम मान ले, अगर ए ने कहा है, जहाँ टीचर और पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, ए ने कहा है 2 + 2 = 4 और बी बोलता है कि 2 + 2 = 22, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा जो इजीएस्ट है ना उसको लेगा, छोटा है तब तक के। अब जब वो बड़ा हो जाएगा, उसको समझ में आएगा कि रियलिटी क्या है, 2 + 2 = 22 है कि 2 + 2 = 4 है, तब उसको समझ में आएगा। और जिसने गलत बताया है उसकी इज्जत उसके मन से खराब हो जाएगी। तो क्यों ना टीचर्स और पेरेंट्स एक साथ बैठकर एक एक बच्चे के बारे में सोचकर कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है, घर में भी आप इस पर स्टिक रहिएगा, हम भी स्कूल में इसी के ऊपर स्टिक रहेंगे। मैं और एक एग्जांपल बताना चाहूंगी। अगर ए बोलता है कि चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए बड़ों की, और बी बोलता है कि घुटनों को छूकर ही आशीर्वाद लेगा, हो जाएगा, आपको क्या लगता है बच्चा क्या मानेगा? बच्चे कन्वीनियंट है, घुटना छूना। तो क्यों दोनों बैठो ना, ए और बी दोनों साथ बैठो और एक तय करो कि घुटना छूना बोलना है कि चरण छूना बोलना है। एटलीस्ट चाइल्ड इज नॉट कंफ्यूज्ड, है ना। और उसके बाद बड़ा होकर जब उसको समझ में आएगा कि चरण छूकर आशीर्वाद लेने से उनकी पॉजिटिविटी मेरे पास आती है, आशीर्वाद मिलता है, तो बच्चा तो बहुत आगे बढ़ेगा और इज्जत कितनी बढ़ेगी उनकी। दोनों एटलीस्ट सोसाइटी में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यस। जो पेरेंट्स का आजकल टीचर के लेकर के रवैया है, जो कि मुझे लग रहा है हम लोग को तो अगर टीचर मार दे तो हम लोग तो पेरेंट्स बोलते थे और दो मार दो, हम लोग कभी टीचर की शिकायत नहीं कर सकते थे, सुन लो तुम लोग। लेकिन अब तो ऐसा है कि पेरेंट्स जो है वो टीचर्स के साथ ही कॉम्पीट करने के लिए आ रहे हैं। यस, इसका डिटेल में हमको जाना पड़ेगा। मैक्सिमम वर्किंग पेरेंट्स हो गए हैं, माता पिता दोनों वर्किंग हो गए, समय के अभाव के कारण प्यार और समय नहीं दे पाते हैं बच्चों को। तो प्यार दिखाने का और तरीका क्या हो सकता है फिर पेरेंट्स के पास? बच्चों के सारे सपने पूरे करें, जो भी हट करते हैं, जो भी जिद करते हैं उसको पूरा कर दे। समय नहीं है, क्या लाना है बाहर से, ये चाहिए, लो ये चाहिए, हाँ आज हमारे टीचर ने ऐसा बोला, अच्छा चलो आज पीटीएम में मैं आता हूँ और मैं उनको बहुत, ये प्यार दिखा रहे हैं बच्चों के लिए, बेबुनियादी प्यार दिखा रहा है बच्चों के मन में, पेरेंट्स अपनी इज्जत बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि क्या गलत है क्या सही है। तो ये जो टकराव या थोड़ा सा दूरी बनी है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, मुझे लगता है कि ये समय का अभाव जो है, पेरेंट्स नहीं दे पा रहे समय, इसके कारण हो सकता है। सबके लिए अलग अलग रूल्स है, मुझे जो समझ में आया वो ये बात है। हाँ, लेकिन टीचर्स भी कंप्लीटली फ्री नहीं कर सकते अपने आप को, उनका भी टीचर्स का ये है कि आज के समाज में टीचर्स जो है नहीं बनना चाह रहे लोग, अगर कहीं ऑप्शन नहीं मिलता है, कहीं नौकरी नहीं मिलती है तो टीचरशिप में आ रहे हैं। सो टीचरशिप इज नॉट देयर फर्स्ट लव। बेसिकली जो कुछ नहीं बनता फिर वो टीचर बनता है। तो कैसे अंदरूनी एक अपना
लगन से वो पढ़ा पाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि जो मेरी हॉबी है, जो मेरा पैशन है, अगर मैं वो काम कर रही हूँ, लिटरली मैं बता रही हूँ कि मुझे टीचर नहीं बनना था कभी। यस, बिकॉज हमने भी बहुत मस्ती की है स्कूल में। और जो बोलता है आज वो सारे पोल या पोल खुलेंगे आज। जी। बोलते हैं ना, जो बोलते हैं वो पाते हैं। हाँ जी। तो तभी से मैंने सोचा है था कि मैं कुछ भी बन जाऊंगी पर मैं टीचर नहीं बनूंगी। पर जब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए कि मैं टीचर बन गई, उसके बाद मैंने प्यार करने शुरू कर दिया अपने ऑक्यूपेशन से, स्टूडेंट्स से, अपनी पढ़ाई से, पढ़ाने के तरीके को मैं अपडेट करते गई। और मुझे बहुत ही रुचि और बहुत कंफर्टेबल एक फीलिंग आई कि मेरा तो पैशन ये है और मैं तो इसी में काम करने वाली हूँ करके। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी, पर मैंने उसको प्यार करना शुरू किया। आपने पहले एमबीए किया या पहले आप टीचरशिप में आ गई? मैं पहले टीचरशिप में आ गई थी और उसके बाद मैंने अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया। अच्छा, तो जब टीचर्स के रहते, मतलब टीचरशिप के रहते रहते मैं एजुकेशन को बढ़ाने में मेरे को लगता है बहुत जल्दी सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता है आपको, कंपैरेटिवली कोई दूसरा प्रोफेशन कर रहे हो तो आप एजुकेशन बढ़ा नहीं सकते। माहौल मिलता है आपको। हाँ। आपके बहुत सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको एक्सपीरियंस से ही आपके आंसर्स आ जाते हैं। और बच्चों से जो एनर्जी मिलती है वो यस, बच्चे बहुत एनर्जेटिक है, दे आर सो गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं। समझ नहीं पाते हैं कि क्या गलतियां करते हैं, कभी कभी नहीं समझ पाते खुद, नहीं तो जानबूझ के कभी नहीं करते ऐसा। बात तो बिल्कुल सही है। खैर, मैं ये जो कह रहा था, जो ब्लेम गेम होता है पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में, तो उसमें आखिर कौन जीतेगा और आप इसमें क्या समाधान चाहती है, सजेस्ट करती है? ये क्वेश्चन ना मतलब अनआंसरेबल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं टीचर हूँ और मैं पेरेंट्स हूँ। मुझे बताओ मैं किस में जीतूंगी? ये तो बिल्कुल मुर्गी और अंडे वाला क्वेश्चन हो गया। इट्स क्लासिक एग्जांपल। तो हर एक आदमी ने सोचना चाहिए कि जीतना जरूरी है कि उसका एंड रिजल्ट हमारा बच्चा है। टीचर का भी बच्चा है, टीचर पढ़ा रही तो उसका बच्चा हो गया, पेरेंट्स ने जन्म दिया है तो उसका बच्चा है। तो ये जो बच्चा है, ये इसका एंड रिजल्ट क्या रहना चाहिए? मुझे जीतना, टीचर ने जीतना या किसने हारना, ये वाला एक बिल्कुल भी आंसरेबल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही दिमाग में नहीं आना चाहिए। मेरा बच्चा, जब तक रिजल्ट सही है तब तक तो सब सही है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट खराब होता है ना, तो फिर दोनों ही, मतलब पेरेंट्स का कहना रहता है कि टीचर्स ने, और टीचर्स का तो ये मानना रहता है कि भाई मैंने तो 100 बच्चों को क्लास में पढ़ाया था। तो ये इंसान की फितरत होती है, ब्लेम गेम में अपने आप को वो सेटिस्फाई कर लेता है। और आखिर सेटिस्फाई आप अपने लिए हो रहे हो, लेकिन बच्चे का रिजल्ट तो खराब हो गया, ये तो रियलिटी है। किसी के ऊपर भी ब्लेम दो, तो क्यों किसी के ऊपर ब्लेम देने के पहले ही हम जो भी गैप हमारे बीच में है उसको ठीक ठाक कर लें। जैसे कहावत है कि टीचर एक्चुअली बहुत मेहनत करती है। आप मुझे बताओ, एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास रिसेप्शन में 40 पेशेंट्स खड़े हैं, अलग अलग रोगों को लेकर। उनको अलग अलग दवाइयाँ चाहिए, अलग अलग पार्ट में दुख है, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, एक को बुलाकर पूछता है, परख करता है, फिर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखता है या सजेस्ट करता है ऑपरेशन करना है या सोनोग्राफी करना है या सीटी स्कैन करना है, जो भी है। इमेजिन, विजुअलाइज करिए, एक डॉक्टर बैठा है, 40 अलग अलग पेशेंट और वो लेक्चर दे रहा है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। एक ही 40 अलग अलग पेशेंट बैठे हुए हैं और एक साथ बात कर रहा है। किसी एक को सही लगेगा, एक को सही लगे, लेकिन बाकी का क्या? बाकी का तो फिर तो क्या तो टीचर की हालत सोचो आप। ऐसे ही 40 अलग अलग पेशेंट्स, मतलब बच्चे हमारे अलग अलग मेंटालिटी के, अलग अलग माइंडसेट लेकर खड़े हैं, लेकिन बेचारी टीचर हमारी जो पढ़ाती है वो सबको देखकर पढ़ाती है। तो आप बताओ इसमें किसका हाथ हो सकता है, किसकी गलती हो सकती है? कि एजुकेशन सिस्टम की हो सकती है, स्कूल की हो सकती है, पेरेंट्स की हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, टीचर्स की हो सकती है, समाज की हो सकती है, देश की हो सकती है, क्या सबकी गलती हो सकती है? और सबकी गलती नहीं हो सकती, सबकी गलती नहीं हो सकती। तो समझना चाहिए हमको कि
टीचर्स का जॉब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर वो बताती है, वो पढ़ाती है, तो पेरेंट्स, सबसे पहले पेरेंट्स से समझाना चाहिए बच्चे को कि तू पढ़ने क्यों जा रहा है। स्कूल में जाकर अच्छे से रहना और जितना ग्रास्प होता है उतना करना, नहीं होता है रिवीजन करना। तो रिवीजन करने से भी, ये पेरेंट्स का कहना है, सिर्फ स्कूल पे और टीचर्स पे ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होने वाला है। टीचर्स को बता दूं, पेरेंट्स पे ब्लेम गेम मत करिए, सॉरी, पेरेंट्स पे ब्लेम गेम मत करिए, क्योंकि पेरेंट्स जो बच्चों को आप नहीं संभाल पा रहे हो, उन्होंने वो जन्मा है बच्चा, वो कैसे सहन कर सकते हैं। जी, करेक्ट। आप तो 1 घंटे लिमिटेड पीरियड के लिए हैंडल कर रहे हैं, पेरेंट्स को तो पूरे टाइम हैंडल करना है, अराउंड 20 आवर्स। इसलिए मैंने बोला ना कि ये अनआंसरेबल क्वेश्चन है कि गलती किसकी है और क्या है। इसलिए साथ में बैठकर एक ही माइंडसेट से चलो, बच्चा उसमें सुधरेगा। डिसिप्लिन की जिम्मेदारी किसकी है, पेरेंट्स की या टीचर्स की? आप ही बताओ, 5 घंटे 6 घंटे बच्चा रहता है स्कूल में, 20 घंटे घर में रहता है, तो डिसिप्लिन। और फिर भी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी या टीचर्स की है, ये माइंडसेट की जिम्मेदारी, ये संगत का असर है। हम जिसके साथ संगत जैसी बनाएंगे वैसे हमारे में डिसिप्लिन आते जाएगा। मैं इसी पे बात करना चाहता था, संगत के बारे में। हमेशा मैं देखता हूँ कि ना, मतलब पूरी क्लास ही बहुत बेकार होती है, उसमें ना 3 या 4 लोग बेकार, लेकिन वो 4 लोग इतने बेकार होते हैं कि बाकी नहीं, बच्चों को बेकार, ये थोड़ा शब्द जो है, नहीं, लेट मी फ्रेम इट बेटर, कि वो हैंडलेबल नहीं होते हैं, हैंडल करने के लिए बोलते हैं नटोरियस होते हैं, नटोरियस होते हैं, एंड दे कैन स्पॉइल ऑल फुल क्लास। हाँ, वो बाकी की क्लास को भी नहीं पढ़ने देना चाहते। सो एंजॉय द क्लास। ये मस्ती कहाँ मिलेगी आपको? You should enjoy your teaching and your class and your friends. 4 बच्चे हैं, रहेंगे वो हमेशा। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो तहस नहस किया है अंग्रेजों ने, जो मैकॉले सिस्टम आया, यस मैकॉले सिस्टम, यस, यही है आपका असली गुनाह। यस मैकॉले सिस्टम ढूंढो, उसकी कब्र में से निकालो उसको और देखो क्या कर सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ पहले गुरुकुल पद्धति चलती थी। क्या होता था गुरुकुल पद्धति में? बहुत डिटेल में आपको गूगल में सर्च करना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। गुरुकुल पद्धति में होता था कि एक साथ एक एज के बच्चे एक क्लास में दाखिल होते थे, ठीक है, उनको पढ़ाया जाता था, एक ड्रेस, सर में बाल नहीं होते थे, धोती पहननी पड़ती थी, या जो भी जिस आश्रम में जिस मुनि का जो भी रूल रहता था वैसा चलता था। ब्राह्मण का बेटा है तो ब्राह्मण की शिक्षा दी जाती थी उसी क्लास में बैठ के। अगर वैश्य का बच्चा है, मतलब दुकानदार, मार्केटिंग, उसको उस तरह से बताया जाता था। पंडित का बेटा है तो उसको उस तरह से बताया जाता था। ऐसे अलग अलग, उसके साथ साथ रेगुलर सारे जो हमारे वेदों उपनिषद सब चलता था, उसकी भी शिक्षा दी जाती थी। जो अच्छे से पास हो जाता था, जिसको जो बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेता था, 6 महीने में उसको अपर क्लास में डाल दिया जाता था। जो 1.5 साल तक के भी नहीं उसको समझ पाता था, उसको 1.5 साल, 2 साल, 3 साल उसी क्लास में रखा जाता था, क्योंकि वो आगे नहीं पढ़ पा रहा था। अगर आज ये नहीं पढ़ पाया तो आगे क्या पढ़ पाएगा? लेकिन जो 6 महीने में बच्चा पूरा सीख लिया है, रट लिया है, समझ लिया है, उसको उसी क्लास में रखकर क्या मतलब है? तो उसको 6 महीने में अपर क्लास में अगली शिक्षा के लिए डाल दिया जाता है। पूरी तरीके से अगर मान लो 6 महीने में ये कंप्लीट कर लिया वो, लेकिन उसको साल भर बाद ही प्रमोट करेंगे, तो उसके लिए तो एक्चुअल में अगर किसी की रफ्तार ज़्यादा है वो शायद 10th क्लास को 10-12 की एज में कंप्लीट कर सकता है, लेकिन हम लोग उसको तो ये गुरुकुल पद्धति में होता था। और इसके कारण क्या होता था कि जो बच्चे सीख कर निकलते थे बाहर शिक्षा ग्रहण करने के बाद, वो एकदम ही मैच्योर तरीके से बाहर आते थे और समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा पाते थे। आज जो 8वीं तक पास करने वाला भी है, वो भी है एक रूल, किसी ने सोच समझ के किया होगा कि बच्चे डिप्रेस ना हो जाए, पास हो जाए। वैभव NEP 2022 जो आएगा ना, इट इज वंडरफुल, इतना अच्छा है वो। क्या पॉजिटिव देखते हैं? यस, उसमें पॉजिटिव ये है कि आपको फिजिक्स के साथ अगर आर्ट्स सीखना है यू कैन जॉइन इट। नहीं तो क्या साइंस के बच्चे आर्ट्स ले सकते थे?
म्यूजिक ले सकते थे। आर्ट्स को तो एकदम इग्नोर समझे पड़ते यस, हैं। तो अभी एनएपी में आपका आएगा, थोड़ा देर लगेगा इसमें आने में, पर इन्होंने ऐसी कुछ तरतूत की है कि साइंस के साथ आर्ट्स को मैचअप करेंगे ताकि एक हमारा सेकेंडरी फील्ड भी चालू हो जाए। मुझे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश तो भी जा रही है, फिर वो मेरे ख्याल से न्यू एजुकेशन में वो प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे की आधी एनर्जी तो एक लैंग्वेज को सीखने में ही चली जाती है, वो पढ़ता सीखता समझता सब हिंदी में, फिर वो इंग्लिश में आंसर लिखेगा थोड़ा सा। तो फिर पेरेंट्स ने भी जिद नहीं करनी चाहिए ना इंग्लिश में हाँ पढ़ाने करेक्ट की। करेक्ट, पेरेंट्स की सिंपल सी बात है, correct। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जहाँ वर्ल्ड छोटा सा होते जा रहा है, सोशल मीडिया भी हम देखते हैं कि अमेरिका में बात करनी है तो मैं 1 मिनट में बात कर लूँ। करेक्ट करेक्ट। तो अगर मुझे वहाँ की भाषा नहीं आएगी तो मैं वहाँ पे कैसे प्रॉस्पर कर पाऊंगी अगर मुझे वहाँ नौकरी लगनी है या जो भी। और अगर आप इतने बड़े सपने कभी देख ही नहीं रहे हो तो डोंट गो फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल, गो इन हिंदी मीडियम स्कूल। और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में जो कहा जा रहा है वो है, चलो ठीक है, हमारी अपनी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, पर अगर आगे बढ़ना है, दुनिया को अपने काबू में करना है तो इट इज नेसेसरी। लेकिन एक्सेप्शंस भी है, जैसे चाइनीज एजुकेशन में तो उन लोगों ने इंग्लिश को इतना फोकस नहीं किया, बट चाइना तो ग्रो कर रहा है। इंग्लिश नहीं है, ये बात अलग है, लेकिन अब क्या करें, हमारे यहाँ पहले से डाला गया है ना ये सारी चीजें। चाइना में पहले से ही नहीं था एंड इट इज फुल फ्लेज्ड, उनको किसी की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया गई कहीं और किसी कोने में, चाइना को किसी की जरूरत नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट है। बताओ आप मुझे, हमें तो हम तो बहुत सारी चीजों पे दूसरे देशों के ऊपर भी डिपेंडेंट है ना, जॉब से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल तक। जॉब से नहीं है एक्चुअली, पर थोड़ा सा कुछ ऐसी पॉलिसीज हो जाती है जिसके कारण अच्छे लोगों को भी जॉब नहीं मिलती है, अच्छे पदों पर जॉब नहीं मिलती है, तो उनके बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। मतलब अमेरिका बोलता है ना, जो यहाँ से आप देखते हो उनको हम लेकर अपने आप को बढ़ा रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात है, 80% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हमारे डॉक्टर्स भी डोमिनेट कर रहे हैं, इंडियन डॉक्टर्स ही वहाँ पर छाए हुए हैं ऑलमोस्ट। वो एशिया और यूरोपियन कंट्री में भी जितने डॉक्टर बन रहे हैं मेजॉरिटी इंडियंस के, तो आप कहीं पे भी जाकर के इलाज करवाएंगे वो इंडियन डॉक्टर इंडियंस मिलेंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया बीच में जो ये सारी चीजें हो गई, इस पर विचार करना होगा। बच्चों अभी भी समझ जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ, फ्रेंडशिप के साथ साथ थोड़ा रिसर्च अपना चालू कर दो कि ऐसा सब हुआ है, इसमें मैं और क्या कर सकता हूँ। डिस्कवरी करो ना कुछ बातों की, हमको भी समझ में आएगी बातें, आपके क्वेश्चंस और आपके आंसर्स ही बता पाएंगे कि इस सोसाइटी में जो कमियां या दूरी हो गई है उसको कैसे मैचअप करें, आप ही के लिए फायदेमंद होगी। एम्प्लॉयबिलिटी की बात निकली है तो मैं पूछता हूँ कि सब बच्चे लोगों को हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमको लगता था कि यूजफुल चीज सिखाई जा रही है, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट रख दिए हैं, क्या करेंगे हम एसएसटी सीख करके? एसएसटी क्या होता है ये पहले अगर नॉट पर्टिकुलरली एसएसटी में अभी अपन एक टॉपिक पे स्टिक रहते हैं ना, उसी के ऊपर एग्जांपल लेते हैं। यस, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री ये सिखाता है क्योंकि हमारे भारत की जो मतलब किसी भी देश का जो एक सुनहरा जो होता है देश का इतिहास, उसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उन्हीं के हम वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज रह चुके हैं। उनकी अच्छाई, उन्होंने क्या टेक्निक यूज की जो राज्य जीत गए, उसी को यूज करते हुए हम आप अभी आगे बढ़ सकते हैं, या उन्होंने क्या गलतियां की जिसको सीख कर हम अपने अपने जीवन में गलतियां ना तो ये एसएसटी है, 10वीं तक के किया है, उसको 8वीं तक कर सकते हैं। बोलते संस्कृत के ऊपर में, संस्कृत को लेकर क्या संस्कृत इज कंपलसरी, संस्कृत मैं नहीं पढ़ी हूँ, मुझे बहुत उसका मलाल है। मलाल है? अरे आई एम जेलस ऑफ यू, संस्कृत नहीं पढ़ के आप कितना बच गया। नहीं, संस्कृत एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जो हम अभी भी, आपको भी पता है, आप तो कंप्यूटर से भी जानते हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज भी संस्कृत से ही आती है करके, है ना। और अभी जो आने वाला समय है, अगर संस्कृत में आप आगे बढ़ जाते हो तो आपसे लखपति कोई नहीं बनने वाला है, चैलेंज। तो संस्कृत तो मैं भी पढ़ूंगी क्योंकि हमारे
हमारे जो वेदों में, सनातन धर्म में जो पूरे श्लोक आपके वैदिक जी है ना, जी जी जी। वो वेदों में, मैं आपको एक बात बताती हूँ। नालंदा की या तक्षशिला की जो लाइब्रेरी 6 महीने तक की चलती रही, सुना होगा कहीं ना हाँ कहीं हाँ सुन हाँ, रहे थे। जी जी क्या जी। था उसमें? किताबें किताबें, किताबों में क्या छह था? महीने तक, हाँ, ज्ञान ज्ञान की बातें। ज्ञान की बातें क्या? तब तक के हमारा भारत देश था जो, वो कोई जीत नहीं पा रहा था, क्योंकि उसमें वैसे ज्ञान की बातें रखी थी, है ना। मतलब सिर्फ बोली से, सिर्फ मंत्रों से ही बताया जाता था कि अगर यहाँ पेन है, मंत्र बोल दो, हाथ रख दो, गायब दर्द। यहाँ दर्द है, मंत्र बोलो, हाथ रखो, दर्द गायब। ऐसी ऐसी अगर बातें थी, कहाँ गया वो? तो ये संस्कृति 2 विनर्स मिल गए अभी, मैं कॉलेज एंड और खिलजी और बख्तियार। यस। बख्तियार अगर ये रहता हमारे पास तो कभी कभी हम किसी के परतंत्र में नहीं जाते, और कभी हमने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी होती। हम तो ऐसे ही आजाद पंछी रहते हैं। हमारा इतिहास भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती तुमको एसएसटी फिर, अगर ये सारी चीजें नहीं रहती तो, अगर ये सारी चीजें रहती ऑलरेडी तो एसएसटी नहीं पढ़ना। यस, फिर एट लीस्ट नॉट इन द बोरिंग मैनर जैसा पढ़ाया गया। हाँ, नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को आप लोग कंपल्सरी क्यों नहीं रखते? उसके बिना कहाँ जॉब बनने वाली बच्चों की? हाँ, करना चाहिए थोड़ा सा। कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी ये मुझे भी नहीं आता था कंप्यूटर, लेकिन मुझे बहुत बड़ी हेल्प हुई जब मैंने पीएचडी का रिसर्च खुद से टाइप किया या खुद से मैंने उसको एडिट किया, ये सारी चीज़ें। क्योंकि अगर किसी के ऊपर डिपेंड आप रहते हो इन छोटे छोटे कामों के लिए, तो स्ट्रेस आ जाता है और अपने मन मुताबिक काम नहीं होता है। तो लॉकडाउन में भी ये सब बातें समझ में आई कि घर बैठे अब कैसे करें सब काम, अपनी क्रिएटिविटी कहाँ पे दिखाएं। तो ये मोबाइल है, कंप्यूटर है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें, ऑनलाइन बिजनेस चालू हो गया है, कुछ भी सामान आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। कुछ प्राइमरी बेसिक चीज़ आप कंप्यूटर सीखनी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके पेरेंट्स को भी और उनके टीचर्स को भी। तो यस, मैं मानती हूँ, ये मेरा अपना एक व्यू है कि इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए बच्चों को। तो एक जब हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन जब तक कंपलसरी नहीं है तब भी आप अपनी तरफ से उस पर बिल्कुल फोकस करिए। नहीं, और क्या प्रॉब्लम क्या है ऐसा कंपलसरी नहीं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्कूल या एजुकेशन सिस्टम पे क्यों डिपेंड करते हैं। ये तो आप अपना खुला मैदान है, खुला दुकान है, कहीं पे भी जाके आप कंप्यूटर सीखो, फोकट में सीखो, यूट्यूब से सीखो, कैसे भी सीखो, घर बैठे आप सीख सकते हो। आप सीखना चाहो आज के डेट में तो आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। और आप एमए इन साइकोलॉजी हो तो आप कंप्यूटर आता है नहीं आता है ये आपके काम के ऊपर डिपेंड है। लेकिन फिर कंप्यूटर की डिग्री आपको पूछेगा नहीं, एक्सपीरियंस पूछेगा, ये सब काम आता है कि नहीं। तो उसके लिए स्कूल जाके कंप्यूटर सीखना कोई कंपल्सन नहीं है। एमए साइकोलॉजी करते करते आप साइड बाय साइड कंप्यूटर चलाते हैं। आर्ट को हम लोग क्यों इतना साइलेंट कर दिए हैं? मतलब एक तो इग्नोर सब्जेक्ट है आर्ट्स, तो ठीक है, लेकिन बट फाइन आर्ट्स को लेकर के भी बहुत लोगों के मन में डाउट है। क्योंकि इससे जितना इनकम लोगों को दिखता है, अपेक्षा जो कंपैरिजन में दिखता है, डॉक्टर, इंजीनियर या जो बहुत बड़ी बड़ी फील्ड है जहाँ पे नौकरियाँ पाते हैं, उसकी अपेक्षा इसमें मेहनत ज़्यादा है और इसको समझने वाले लोग नहीं हैं। मेन समझने वाले लोग नहीं हैं। अगर मैं एक ड्राइंग बनाती हूँ और वो ड्राइंग बनाने के साथ मेरा 6 महीना निकल चुका है, 6 महीने का मेरा खर्च, तो ये भी मैं वो ड्राइंग में अगर मुझे पेंटिंग बेचनी है तो उसमें डालूंगी। तो अगर उसका 1 लाख रुपया बिकता है तो वो नज़र से कोई देखे तब। और आर्ट इसलिए भी मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है ये, कि एक ड्राइंग को या पेंटिंग को लेकर हम बात कर रहे हैं, हाँ, कि एक हैंडमेड पेंटिंग जो मैं बना रही हूँ वो प्लस कंप्यूटराइज्ड डिजाइन बन जाता है, उसी हुबेहूब वैसे ही सेम दिखता है, जो 1000 रुपए का होगा। हाँ, और मैंने अपनी मेहनत से 6 महीना लगा के अगर मैंने पेंटिंग किया हुआ है वो 1 लाख का होगा। हाँ, तो आप बताओ कि ऐसे इसीलिए कलाकारी या जो है ना वो विलुप्त होते से जा रही है। जिसको जो समझ सकता है बचपन से, जिसको उसमें है, लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ, हैंडमेड
ही सारी चीजें उनके पास घर में होती है, हैंड एम्ब्रॉयडरी ही कपड़े पहनते हैं, सारी चीजें कान के हैंडमेड पहनेंगे, सारी चीजें उनके पास, तो ये शौक है। पर इसका मतलब ये नहीं, आर्ट को आप एज ए पैशन या हॉबी रखो, उसको करियर करियर बनाना है तो टॉप में जाना पड़ेगा। हाँ, आप नौकरी कर रहे हो 5 घंटा, घर में आकर कुछ भी पेंट कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं इससे भी लाखों कमा लूं, ये नहीं है। फिर दिन रात इकट्ठा करके बहुत लोगों से मिलकर टॉप में ही जाना पड़ेगा, तब जाके आप MF हुसैन हो सकते हो। ये मैं सिर्फ ड्राइंग की बात कर रही हूँ। हाँ, सिमिलरली सभी सब्जेक्ट्स में आखिरकार जब तक एक्सपीरियंस ही नहीं होगी तब तक के तो आगे बढ़ना ग्रोथ का सिस्टम नहीं है। और इसमें क्या है, या तो टॉप या तो सीधा जीरो। आर्ट्स में बीच का इसके थोड़ा हॉबी तक के एक ठीक है, और एक साइड बाय करने के लिए, साइड बिजनेस एक करने के लिए कि हाँ चलो ये तो आ रहा है मेरा इनकम और इसमें ये मैं खर्च कर रहा हूँ, और अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने घर में सजा के रखूंगा। फिल्म मेकर्स भी तो आर्टिस्ट ही हैं, फिल्म मेकर्स हैं, सिंगर्स हैं, ये लोग भी हैं, लेकिन ये लोग भी सब लोग सक्सेसफुल नहीं है। तो ऑलमोस्ट लाइक अकाउंटिंग पढ़ करके सबको जॉब मिल सकती है, बट एक्टिंग के करियर में सबको जॉब नहीं मिलने वाली है।